नमस्कार। समसामयिक विषयों पर आपके पसंदीदा कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। राज्यपाल यानी किसी भी राज्य का संवैधानिक मुखिया। जिस प्रकार केंद्र में राष्ट्रपति की भूमिका होती है, उसी प्रकार राज्य में राज्यपाल की भूमिका होती है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं। राज्यपाल के हाथों में कार्यपालिका की तमाम शक्तियां निहित होती हैं। राज्य के प्रमुख होने के साथ ही वो केंद्र का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों में राज्यपाल के पद पर रह सकता है। राज्यपाल के पास विधानमंडल से जुड़े कई फैसले लेने का विवेकाधिकार है। राज्यपाल की भूमिका तब सबसे ज्यादा बढ़ जाती है जब चुनाव के बाद फैसला स्पष्ट बहुमत तक नहीं पहुंच पाता। ऐसी स्थिति में संविधान में यह प्रावधान है कि राज्यपाल अपने विवेक से निर्णय ले सके। तो आज विशेष में हम बात करने जा रहे हैं राज्यपाल, उनके अधिकार और कर्तव्यों के बारे में। साथ ही साथ जानेंगे राज्यपाल के कुछ चर्चित फैसलों के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं आज का विशेष। राज्यपाल एक संवैधानिक पद है, लेकिन वो राज्य का सिर्फ वैधानिक प्रधान ही नहीं होता, बल्कि राज्यपाल का काम यह सुनिश्चित करना भी है कि राज्य में शासन ठीक से चल रहा है या नहीं। हम अक्सर राज्यपाल की योग्यता, कार्यकाल, उनके कार्य, उनकी शक्तियों, विधायी, वित्तीय और न्यायिक कार्यों के बारे में पढ़ते सुनते रहते हैं। संविधान के तहत राज्यपाल को क्या क्या शक्तियां दी गई हैं, जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। हमारे लोकतंत्र में राज्यपाल का पद बेहद ही महत्वपूर्ण है। जिस तरह से केंद्र में राष्ट्रपति सरकार के संवैधानिक प्रमुख होते हैं, वैसे ही राज्यों में राज्यपाल सरकार के संवैधानिक प्रमुख होते हैं। संविधान के अनुच्छेद 153 में राज्यपाल के पद का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 153 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। इसी अनुच्छेद में यह व्यवस्था है कि एक राज्यपाल एक से अधिक राज्यों के लिए भी नियुक्त किया जा सकता है। एक से अधिक राज्यों के लिए एक ही राज्यपाल से जुड़ी व्यवस्था 7वें संविधान संशोधन अधिनियम के जरिए की गई। किसी भी राज्य में राज्यपाल का पद जो होता है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद होता है। जो केंद्र में राष्ट्रपति की शक्तियां हैं केंद्रीय सरकार को लेके, हमारे संविधान के अंदर उसी तरह की शक्तियां, उसी तरह के अधिकार राज्य में राज्यपाल को दिए गए हैं। उसकी फाइनेंशियल पावर भी उसी हिसाब से हैं जो राष्ट्रपति की होती हैं स्टेट के मैटर्स को लेकर के। उसकी जुडिशियल पावर भी वैसी ही है और सरकार के गठन में जो कार्यप्रणाली है उसकी भी वही शक्तियां होती हैं जिस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट के कॉन्स्टिट्यूट करने में राष्ट्रपति की शक्तियां होती हैं। संविधान के अनुच्छेद 164(1) के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति का अधिकार राज्यपाल को दिया गया है। अनुच्छेद 165 के तहत वो राज्य के महाधिवक्ता, लोक सेवा और आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति करता है। अनुच्छेद 243 के तहत राज्य के लिए निर्वाचन आयुक्त और राज्य वित्त आयोग की नियुक्ति भी राज्यपाल ही करता है। अनुच्छेद 166(2) और 166(3) के मुताबिक राज्यपाल अपने विशेषाधिकारों का इस्तेमाल कर सकता है। यदि कोई प्रश्न उठता है कि राज्यपाल की शक्ति विवेकाधीन है या नहीं, तो अनुच्छेद 166(2) के तहत राज्यपाल का निर्णय अंतिम माना जाएगा। राज्यपाल अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर सकता है। ये एग्जीक्यूटिव हेड होता है, वो एक स्टेट का हेड होता है, गवर्नर, और गवर्नर के नाम पर हर एडमिनिस्ट्रेटिव काम होता है गवर्नर के नाम पर। लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन है जहाँ पर पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर है। तो उसका मतलब है जो गवर्नमेंट बनती है, मिनिस्ट्री, चीफ मिनिस्टर और बाकी मिनिस्ट्रीज के जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होता है, सारा पावर उनके पास है। गवर्नर अकेले में कुछ नहीं कर सकता। अनुच्छेद 174 के मुताबिक राज्यपाल की अनुमति के बिना राज्य सरकार ना तो विधानसभा का सत्र बुला सकती है और ना ही स्थगित कर सकती है। राज्यपाल विशेष परिस्थितियों में राज्य की विधानसभा को भंग भी कर सकता है। संविधान के अनुच्छेद 174(2) के तहत उसे ये शक्तियां दी गई हैं। अनुच्छेद 200 के मुताबिक राज्य में कोई विधेयक बिना राज्यपाल के हस्ताक्षर के कानून नहीं बन सकता।
राज्यपाल विधेयक पर हस्ताक्षर कर सकता है, उसे पुनर्विचार के लिए भेज सकता है या फिर विधेयक राष्ट्रपति के पास विचारार्थ भेज सकता है। विधायी जब भी कोई फाइनेंशियल बिल स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में प्रेजेंट होना होता है, उसके लिए राज्यपाल की मंजूरी बहुत ज़रूरी होती है। बिल पास हो जाने के बाद राज्यपाल के पास अधिकार है कि या तो वो उस बिल को सहमति दे देगा या उसको दोबारा कंसीडरेशन के लिए भेज देगा, और एक उसके पास एडिशनल अधिकार होता है कि वो चाहे तो उसको प्रेसिडेंट की असेंट के लिए भी रिजर्व करके रख सकता है। जुडिशियल पावर की अगर आप बात करें तो जो लोअर जुडिशरी होती है, हाई कोर्ट के नीचे की जो जुडिशरी है, उसमें जो नियुक्तियाँ होती हैं उसका अप्रूवल राज्यपाल देते हैं हेड ऑफ द स्टेट होने के नाते। इसके अलावा उनको पार्डन देने की पावर जो है वो भी राज्यपाल के पास है। आर्टिकल 161 जो संविधान का है वो स्पेसिफिकली देता है, लेकिन इस शक्ति का प्रयोग वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस पर ही करते हैं। यही नहीं, राज्यपाल अपनी संवैधानिक शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपने विवेक का भी इस्तेमाल फैसला लेने में कर सकता है। वो विधानसभा में बहुमत खो चुके मुख्यमंत्री की सलाह पर विधानसभा को भंग करने को बाध्य नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। राज्यपाल की सबसे बड़ी भूमिका तब सामने आती है जब सरकार बनाने की बात आती है। आइए जानते हैं कि सरकार गठन में राज्यपाल को संविधान के तहत क्या क्या शक्तियां दी गई हैं। संविधान के अनुच्छेद 153 के तहत हर राज्य में एक राज्यपाल होता है। राज्यपाल दरअसल केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर कार्य करता है और ये सुनिश्चित करता है कि राज्य में शासन संविधान के तहत सुचारू रूप से चल रहा है या नहीं। राज्यपाल के नाम से ही राज्य के सभी कार्य होते हैं। इस तरह राज्यपाल राज्य का वैधानिक प्रमुख होने के नाते दोहरी भूमिका निभाता है। पहला राज्य के प्रमुख के तौर पर और दूसरा केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर। संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, जबकि अनुच्छेद 156 के तहत वह राष्ट्रपति की इच्छा तक अपने पद पर बने रह सकते हैं। हालांकि संसदीय व्यवस्था की संवैधानिक परंपरा के मुताबिक राज्य की वास्तविक शक्तियां मुख्यमंत्री की अगुवाई में जनता की ओर से चुनी हुई राज्य की मंत्री परिषद ही करती है। ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल विषय रहा है और इस पे राज्यपाल की क्या शक्तियां होनी चाहिए, क्योंकि राज्यपाल का डबल रोल है। एक तो वो हेड ऑफ द स्टेट है, स्टेट की सारी एग्जीक्यूटिव पावर जो है वो राज्यपाल में निहित रहती है, लेकिन उस पावर का एक्सरसाइज जो होता है वो थ्रू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है। विद द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वो उन शक्तियों का प्रयोग करते हैं, और वो सेंटर के रिप्रेजेंटेटिव भी होते हैं, वो राष्ट्रपति के प्रतिनिधि भी होते हैं। क्योंकि वो राष्ट्रपति के प्रतिनिधि भी होते हैं तो उनका दायित्व केंद्र की तरफ भी होता है, और उनका एक ड्यूटी होती है कि एक फोर्टनाइटली रिपोर्ट वो केंद्र को भेजते हैं कि सरकार का जो राज्य सरकार का जो शासन है वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चल रहा है। सरकार गठन में राज्यपाल की भूमिका इन दिनों काफी चर्चा में है। दरअसल जहां तक संवैधानिक प्रावधानों का सवाल है तो संविधान में अलग से नई सरकार के गठन के लिए दलों को न्योता देने के कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं दिए गए हैं। यही वजह है कि अलग अलग समय पर राज्यपालों ने इस मामले में अपने विवेकानुसार ही फैसले लिए हैं। दरअसल संविधान के अनुच्छेद 164(1) के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति का अधिकार राज्यपाल को दिया गया है। देश की संसदीय व्यवस्था में राज्यपाल राज्य विधानसभा में बहुमत पाने वाले दल के या दलों के समूह के नेता को मुख्यमंत्री बनाए। संवैधानिक जानकार बताते हैं कि अगर जनादेश खंडित है और कोई भी दल सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है तो राज्यपाल अपने विवेक से ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना सकते हैं जो उनके अनुसार सदन में बहुमत साबित करने की स्थिति में हो। अगर किसी दल को क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिलती तो जैसा कि सरकारिया कमीशन ने भी कहा और बोमई केस में भी डिस्कस हुआ, उस केस में राज्यपाल को जो है बहुत डिस्क्रिशनरी पावर मिलती है। वो पहले ये देखेंगे कि जो प्री पोल अलायंस है अगर उसको मेजॉरिटी मिली है तो उसको आमंत्रित करेंगे। अगर प्री पोल अलायंस नहीं है, कोई दूसरा अलायंस है जो सरकार चलाने के पक्ष में है और अपना बहुमत जो है वो सदन के पटल के ऊपर प्रूव कर सकता है, उसको सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर सकते हैं। या पोल हो जाने के बाद में पोस्ट पोल अलायंस भी अगर कोई होता है तो उसको भी आमंत्रित कर सकते हैं।
इसमें जो है उनका डिस्क्रिशन ये वो है, इस पर्टिकुलर पावर को एक्सरसाइज करने के लिए उनको जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसकी एड एंड एडवाइस की आवश्यकता नहीं होती। संविधान में इस बात का कोई जिक्र नहीं है कि मुख्यमंत्री अपनी नियुक्ति से पहले ही अपना बहुमत साबित करे। संविधान के जानकारों के मुताबिक इस तरह राज्यपाल के पास अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए सरकार गठन के जो विकल्प बचते हैं वो उस व्यक्ति को सरकार बनाने का न्योता दे जिसके पास बहुमत हो। यदि एक पार्टी के पास बहुमत नहीं है तो चुनाव पूर्व गठबंधन किए हुए दलों के नेता को न्योता दे। यदि चुनाव पूर्व गठबंधन नहीं हुआ है तो सबसे बड़े दल के रूप में उभरी पार्टी के नेता को सरकार बनाने को कहे। अगर सबसे बड़ा दल सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है तो चुनाव के बाद हुए गठबंधन के नेता को सरकार बनाने को कहे। अगर इनमें से कोई भी स्थिति नहीं है तो राज्यपाल ऐसे व्यक्ति को सरकार बनाने को कह सकते हैं जो उनकी नजर में विधानसभा में बहुमत साबित करने के लायक हो। जरूरी नहीं है कि वो व्यक्ति विधायक ही हो, लेकिन मुख्यमंत्री चुने जाने के 6 महीने के भीतर उसे राज्य के दोनों सदनों में से किसी एक का सदस्य निर्वाचित होना पड़ेगा। उसकी अगर इनमें से कोई स्थिति नहीं है तो राज्यपाल के सामने दोबारा चुनाव की सिफारिश या राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता। अगर मुख्यमंत्री की नियुक्ति हो जाती है तो राज्यपाल की ओर से बताई गई समय सीमा में विधानसभा के भीतर मुख्यमंत्री को अपना बहुमत साबित करना होता है। सरकार गठन के बाद मुख्यमंत्री के अलावा मंत्रियों की नियुक्ति भी राज्यपाल मुख्यमंत्री के परामर्श पर करते हैं और मंत्रियों को हटाने के लिए भी मुख्यमंत्री ही राज्यपाल को सिफारिश करते हैं। अनुच्छेद 164 के खंड 2 में ये साफ कहा गया है कि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। संविधान के जानकारों ने इसका ये भी अभिप्राय निकाला है कि अगर मंत्री परिषद विधानसभा के प्रति अपना उत्तरदायित्व सिद्ध करने में नाकाम साबित हो जाए या सदन का विश्वास खो दे तो उसे त्याग पत्र देना चाहिए। यदि अविश्वास प्रस्ताव पास होने के बावजूद कोई मुख्यमंत्री त्याग पत्र न दे तो राज्यपाल अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर सकता है। जब कोई पार्टी की मेजोरिटी नहीं निकलती तो राज्यपाल पहले सबसे बड़ी पार्टी को बुलाते हैं और पूछते हैं कि आप बना सकते हैं, और फिर उससे कम वाली उसके पास जाते हैं। इस तरह से जाते हैं और कोई भी पार्टी तैयार नहीं है, किसी के पास कोई मेजोरिटी नहीं है और जुटा भी नहीं पाते, उस हालत में फिर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। अनुच्छेद 174 के अनुसार राज्यपाल की अनुमति के बिना राज्य सरकार ना तो विधानसभा का सत्र बुला सकती है और ना ही स्थगित कर सकती है। राज्यपाल विशेष परिस्थितियों में राज्य की विधानसभा को भंग भी कर सकता है। संविधान के अनुच्छेद 174(2) के तहत उसे ये शक्तियां दी गई हैं। यही नहीं, राज्यपाल अपनी संवैधानिक शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपने विवेक का भी इस्तेमाल फैसला लेने में कर सकता है। मसलन वो विधानसभा में बहुमत खो चुके मुख्यमंत्री की सलाह पर विधानसभा को भंग करने को बाध्य नहीं है। राज्यपाल ऐसा तब भी कर सकता है जब उसे लगे कि मुख्यमंत्री अविश्वास प्रस्ताव से बचने के लिए ऐसी सिफारिश कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। संवैधानिक प्रावधानों से लेकर राज्यपाल को अपना विवेकानुसार फैसला लेने का अधिकार है। कई राज्यपालों ने समय समय पर इसी विवेकाधिकार के इस्तेमाल से कई बार बड़े बड़े फैसले लिए और उसमें कई बार यही फैसले चर्चित और विवादित रहे। कई बार ऐसे मामले कोर्ट को भी हस्तक्षेप करना पड़ा। आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ चर्चित मामलों के बारे में। संघीय व्यवस्था में राज्यपाल राज्य और कार्यपालिका के औपचारिक प्रमुख के रूप में काम करते हैं, खासतौर पर तब जब राजनीतिक उथल-पुथल होती है। कई बार राज्यपाल के पद का इस्तेमाल राज्य की सत्ता बनाने और बिगाड़ने के लिए भी किया जाता रहा है। ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिससे ये पता चलता है। 1983 से 1984 के बीच ठाकुर रामलाल आंध्र प्रदेश के राज्यपाल थे।
उन्होंने इलाज के लिए देश से बाहर गए एनटी रामाराव की सरकार को बर्खास्त कर वित्त मंत्री एन भास्कर राव को मुख्यमंत्री नियुक्त कर दिया। बाद में एनटी रामाराव ने राज्यपाल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इसके बाद शंकर दयाल शर्मा राज्यपाल बने। नए राज्यपाल ने एक बार फिर आंध्र प्रदेश की सत्ता एनटी रामाराव के हाथों में सौंप दी। 1988 में एसआर बोम्मई कर्नाटक के मुख्यमंत्री बने। तत्कालीन राज्यपाल पी वेंकट सुब्बैया ने 1989 में बोम्मई सरकार को बर्खास्त कर दिया। राज्यपाल ने कहा कि सरकार विधानसभा में अपना बहुमत खो चुकी है। राज्यपाल के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। फैसला बोम्मई सरकार के हक में आया और उन्होंने फिर से कर्नाटक में सरकार बनाई। बोम्मई केस भारत के राजनीतिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि बहुमत होना या ना होने का फैसला सदन में होना चाहिए, किसी दूसरी जगह नहीं। इसी तरह 1980 में जीडी तापसे हरियाणा के राज्यपाल बने। उस समय राज्य में चौधरी देवीलाल की सरकार थी। साल 1982 में भजनलाल ने राज्य सरकार के कई विधायकों को अपनी पार्टी में मिला लिया। राज्यपाल तापसे ने इसके बाद भजनलाल को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया, जिस पर देवीलाल ने कड़ा विरोध जताया। लेकिन अंत में भजनलाल ने विधानसभा में अपना बहुमत साबित कर दिया और सरकार बनाने में कामयाब हुए। उत्तर प्रदेश का मामला भी कम दिलचस्प नहीं है। 1998 में उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह की सरकार थी। 21 फरवरी 1998 को राज्यपाल रोमेश भंडारी ने कल्याण सिंह सरकार को बर्खास्त कर दिया। इस बीच जगदंबिका पाल को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। कल्याण सिंह ने इस फैसले को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी। कोर्ट ने राज्यपाल के फैसले को असंवैधानिक करार दिया। जगदंबिका पाल 2 दिनों तक ही मुख्यमंत्री रह पाए और उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। इसके बाद कल्याण सिंह फिर से राज्य के मुख्यमंत्री बने। कई मामले ऐसे हुए हैं जहां पर गवर्नर का जो डिसीजन है क्वेश्चन किया गया है, कोर्ट में चैलेंज किया गया है और कोर्ट ने गवर्नर के डिसीजन को स्ट्राइक डाउन किया है। और जैसे राष्ट्रपति शासन लगाने की जो बात है, तो गवर्नर ने रेकमेंड किया और राष्ट्रपति शासन लागू हो गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जब देखा तो राष्ट्रपति शासन लागू करने का कोई उसमें सिचुएशन परिस्थिति है नहीं, और कोई परिस्थिति नहीं है तो राष्ट्रपति शासन नहीं लागू किया जा सकता। इसलिए उस राष्ट्रपति शासन का जो निर्णय प्रेसिडेंट ने लिया है ये गवर्नर के कहने पर, उसको स्ट्राइक डाउन किया है और उस असेंबली को फिर दोबारा जिंदा किया है। 2005 में झारखंड में कुछ ऐसा ही देखने को मिला, जब राज्यपाल सैयद सिफ्ते रजी ने त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति में शिबू सोरेन को राज्य के मुख्यमंत्री की शपथ दिलाई। हालांकि शिबू सोरेन विधानसभा में अपना बहुमत साबित नहीं कर पाए और 9 दिनों के बाद ही उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। इसके बाद अर्जुन मुंडा के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी। बिहार भी राज्यपाल के फैसले से जुड़े विवादों से अछूता नहीं है। साल 2005 में राज्यपाल बूटा सिंह ने बिहार विधानसभा भंग कर दी। फरवरी 2005 में हुए विधानसभा चुनाव में किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था। राज्य सरकार ने राज्यपाल के फैसले के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। सुप्रीम कोर्ट ने बूटा सिंह के फैसले को असंवैधानिक करार दिया। कर्नाटक इस तरह के फैसले से कई बार दो चार हो चुका है। 2009 में राज्य के राज्यपाल बने हंसराज भारद्वाज ने बीजेपी की बीएस येदियुरप्पा सरकार पर विधानसभा में गलत तरीके से बहुमत हासिल करने का आरोप लगाया और उसे दोबारा साबित करने को कहा था। इसी तरह गोवा में 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। 40 सदस्यीय विधानसभा में कांग्रेस 17 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी। बीजेपी ने 13 सीटें हासिल की। हालांकि बीजेपी ने राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पहले पेश किया और राज्यपाल मृदुला सिन्हा ने बीजेपी गठबंधन को सरकार बनाने का मौका दिया। 2017 में मणिपुर में हुए विधानसभा चुनाव में किसी भी दल को सरकार बनाने के लिए बहुमत नहीं मिला। ऐसी स्थिति में राज्यपाल नजमा हेपतुल्ला ने बीजेपी नेता
एन बीरेन सिंह को मुख्यमंत्री की शपथ दिलाई। सुप्रीम कोर्ट के पास जुडिशियल रिव्यू की ऐसे मामलों में जुडिशियल रिव्यू का सुप्रीम कोर्ट के पास में अधिकार है, लेकिन ये अधिकार बहुत लिमिटेड है। उनको सिर्फ यही देखना है कि जो संवैधानिक प्रक्रिया है वो राज्यपाल ने पूरी की है कि नहीं की, लेकिन उसके डिसीजन लेने में उसके डिसीजन को वो क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। अगर संवैधानिक प्रक्रिया पूरी करके राज्यपाल ने डिसीजन लिया है तो उसमें जुडिशियल रिव्यू में सुप्रीम कोर्ट इंटरफियर नहीं करेगी। साल 2018 में कर्नाटक को एक बार फिर ऐसी ही स्थिति का सामना करना पड़ा। जब विधानसभा चुनाव में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला तो राज्यपाल वजुभाई वाला ने सबसे बड़े दल बीजेपी को सरकार बनाने का न्योता दिया। मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने फ्लोर टेस्ट कराने का आदेश दिया। बीएस येदियुरप्पा बहुमत परीक्षण के लिए जरूरी आंकड़ा नहीं जुटा सके और उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। इसके बाद कांग्रेस और जेडीएस गठबंधन सरकार कर्नाटक में बन गई। ये अलग बात है कि 14 महीने के अंतराल में ही कांग्रेस जेडीएस सरकार गिर गई। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। देश में जैसे जैसे राजनीतिक परिदृश्य बदलता गया, राज्यपाल के पद की जरूरत, भूमिका, उनकी विशेष शक्तियां और विवेकाधिकार को लेकर बहस भी तेज होती गई। हालांकि ये बहस काफी पुरानी है। संविधान सभा में भी इसे लेकर लंबी बहस हुई। आइए चलते चलते जानते हैं राज्यपाल और राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में। नमस्कार। संविधान के तहत राज्यपाल को अपार शक्तियां मिली हैं। कई बार इन शक्तियों की तुलना राष्ट्रपति से की जाती है। इन्हीं शक्तियों की वजह से कई बार इस पद के औचित्य पर भी सवाल खड़े किए जाते रहे हैं। 1979 में रघुकुल तिलक बनाम हरगोविंद पंत मामले में सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने कहा कि राज्यपाल का पद भारत सरकार के अधीन नहीं है और उस पर भारत सरकार के निर्देश लागू नहीं होते। संविधान के मुताबिक राज्यपाल किसी भी राज्य में देश के राष्ट्रपति का प्रतिनिधि है। संविधान सभा में जब राज्यपाल की जरूरत पर बात आई तो दलील दी गई कि वो केंद्र और राज्य सरकार के बीच सेतु की तरह काम करेगा। राज्यपाल को संघीय व्यवस्था में केंद्र और राज्य के बीच की सीढ़ी बताया गया, लेकिन संविधान लागू होने के करीब 70 साल बाद भी ये बहस जारी है। दरअसल संविधान के मुताबिक राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अनुच्छेद 156(1) कहता है कि राज्यपाल राष्ट्रपति की मर्जी से पद पर रहता है और उसकी मर्जी ना हो तो इस्तीफा देना होता है, लेकिन आमतौर पर ऐसा नहीं होता। अनुच्छेद 74 के मुताबिक राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा। इसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार काम करेगा। अनुच्छेद 74(2) में कहा गया है कि मंत्रियों ने राष्ट्रपति को कोई सलाह दी और यदि दी है तो क्या दी, ये सवाल न्यायिक पुनर्अवलोकन के दायरे से बाहर है। 1977 में हुए संविधान के 42 संशोधन के बाद से मंत्रिपरिषद की सलाह राष्ट्रपति के लिए तकरीबन बाध्यकारी है। अगर किसी दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है वहाँ भी गवर्नर की डिस्क्रिप्शन होती है, लेकिन अधिकतर जो पावर है वो काउंसिल की जो एड एंड एडवाइस है उसी के ऊपर ही गवर्नर उसकी अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। इसमें राष्ट्रपति की और गवर्नर की पावर लगभग एक जैसी हैं, क्योंकि स्टेट में राज्यपाल का जो दर्जा है वो वही होता है जो सेंटर में राष्ट्रपति का है। अब सवाल ये है कि क्या राष्ट्रपति की तरह राज्यपाल भी मंत्रिपरिषद की सलाह मानने को मजबूर है? संविधान का अनुच्छेद 163 कहता है कि राज्यपाल से ये अपेक्षित है कि वो अपने कृत्यों या उनमें से किसी को अपने विवेकानुसार करे। ऐसे मामलों को छोड़कर उसकी सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। यानी राज्यपाल के विवेकाधिकार वाले मामलों में मंत्रिपरिषद की सलाह बाध्यकारी नहीं है। अनुच्छेद 164 राज्यपाल के विवेकाधिकार से जुड़ा है। इसमें कहा गया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। हालांकि इस मामले में उसकी शक्ति अनुच्छेद 75 में मिली राष्ट्रपति की शक्तियों जैसी है, यानी वो सरकार बनाने का न्योता अपने विवेक के आधार पर लेगा। हालांकि इस तरह के मामलों में राष्ट्रपति और राज्यपाल कानून सलाह भी लेते रहे हैं। हालांकि राष्ट्रपति कई मामलों में अनुच्छेद 74 के मंत्रिपरिषद के फैसले मानने के लिए बाध्य नहीं है। वो संसद के दोनों सदनों से पास किए गए बिल को अपनी सहमति देने से पहले रोक सकता है।
वो धन विधेयक को छोड़कर किसी भी बिल को विचार के लिए सदन के पास दोबारा भेज सकता है। राज्य विधानसभा में धन विधेयक तभी पेश किया जाता है जब राज्यपाल ने विधेयक पेश करने के लिए अपनी अनुमति दे दी हो। विधानसभा से पारित कानून पर राज्यपाल हस्ताक्षर करने से मना कर सकता है और उसके इस अधिकार को चुनौती नहीं दी जा सकती। राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रख सकता है। हालांकि ऐसा करने के बाद उस विधेयक में राज्यपाल की भूमिका यहीं पर समाप्त हो जाती है। फिर उस विधेयक को स्वीकृति देना या ना देना पूरी तरह राष्ट्रपति पर निर्भर करता है। हालांकि क्षमादान के मामले में राष्ट्रपति की शक्तियां ज्यादा हैं। राष्ट्रपति किसी के मृत्युदंड को माफ कर सकता है, लेकिन राज्यपाल इसे सिर्फ स्थगित कर सकता है। मृत्युदंड के मामलों में माफी का अधिकार राज्यपाल को नहीं है। इसी तरह इमरजेंसी या आपातकाल की घोषणा करने की शक्तियां सिर्फ राष्ट्रपति के पास हैं। इधर राज्यपाल संवैधानिक संकट के हालात में राज्य सरकार को बर्खास्त करने की सिफारिश कर सकता है। जो भी गवर्नर होते हैं वो हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव होते हैं और जो भी शक्तियां उनमें प्रदत्त की गई हैं वो विद द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उसका एक्सरसाइज करते हैं। कुछ ही मामले ऐसे होते हैं जहां उनको डिस्क्रिशन अवेलेबल है, क्षमा प्रदान करने वाला एक जो पावर है उसके लिए उनको अपनी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को कंसल्ट करना पड़ेगा और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की रिकमेंडेशन के ऊपर ही वो इसको स्वीकार कर सकते हैं। संविधान निर्माताओं ने राष्ट्रपति और राज्यपाल को विवेकाधिकार की शक्ति कुछ खास हालात से निपटने के लिए दी थी, लेकिन अक्सर इन अधिकारों को लेकर विवाद होते रहे हैं। खासकर राज्यपाल के विवेकाधिकार केंद्र राज्य संबंधों में खटास की वजह बने। केंद्र राज्यपाल के पद को विवादों से परे करने और केंद्र राज्य रिश्तों को मजबूत करने के लिए जून 1983 में सरकारिया कमीशन का गठन किया गया। इस कमीशन ने सिफारिश की कि राज्यपाल के पद पर विभिन्न क्षेत्रों के गैर राजनीतिक विशिष्ट व्यक्तियों को नियुक्त किया जाए जो निष्पक्ष तरीके से अपने पद की जिम्मेदारियां निभाएं। इसके लिए राज्य सरकार पैनल बनाकर नामों की सिफारिश करें। आयोग ने कहा कि राज्यपाल की नियुक्ति में संबंधित मुख्यमंत्री की सलाह ली जाए। इसके अलावा लोकसभा के स्पीकर और राज्यसभा के सभापति की सलाह भी इस नियुक्ति में शामिल हो। अक्सर राज्यपाल से जुड़े मामलों में सरकारिया आयोग की सिफारिशों का हवाला दिया जाता है, लेकिन ये अभी तक लागू नहीं की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।